तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और क्लास 11th का मैथ में पढ़ा रहा हूं और पहला चैप्टर समुच्चय स्टार्ट किया हूं, जो कि सेट होता है। इंग्लिश में सेट्स कहते हैं समुच्चय को। और ये लेक्चर दूसरा है। क्या है? लेक्चर दूसरा है। अगर लेक्चर पहला नहीं देखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको उसको देखना, ठीक है। क्योंकि 11th का मैथ थोड़ा बहुत ही बारीकी से समझा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लें तब इसको देखें, ठीक है। क्योंकि पूरा एक बाई जैसे स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से क्या है, ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। पहला पार्ट को जरूर देखिए, लेक्चर फर्स्ट को, इसके बाद लेक्चर सेकेंड को। वैसे वैसे साथ ही साथ नोट बताते चलेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे लेक्चर फर्स्ट मैंने समाप्त किया था और वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर सेकेंड, ठीक है, समुच्चय में। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अभी वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज समुच्चय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसको देखते हैं। तो आज समुच्चय का जो पाठ है स्टूडेंट वह है, ठीक है। पहली हेडिंग डालिए कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है आज। कि देखिए समुच्चय में जो आज की हेडिंग है वो है समुच्चय के अवयव, ठीक है। समुच्चय के अवयव, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि समुच्चय ले तो आप लोगों को बता दिए तो समुच्चय क्या होता है, ठीक है। अब बैठक रखता है यहाँ पे, देखिए समुच्चय क्या कहलाता है, वही चीज़। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह मतलब मैंने बताया था ना कि हर एक व्यक्ति के लिए वही चीज़ होना चाहिए, ठीक है। किसी के व्यक्ति के लिए वो चीज़ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। सब एक व्यक्ति के लिए अगर वो चीज़ पर्याप्त हो जा रहा है, ठीक है, कि मतलब सबका आंसर एक ही व्यक्ति दे रहे हैं तो उस आपका सेट हो जाता है, ठीक है, समुच्चय तैयार हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। सब मैं आपको लोगों को बताया था, ठीक है। अब ये बात ये चीज़ है कि समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ अ सेट किसे कहते हैं। चलिए देखिए, सब कुछ मैं अच्छे तरीके से लेकर आया हूँ। एक नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पेज पर समझा दूंगा और नोट्स जैसे बनाया जाता है ताकि आप ये कहें कि हाँ मैं नोट्स तैयार किया हूँ, ठीक है। तो नोट्स तैयार करते चलिए। तो देखिए समुच्चय के अवयव होते क्या हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं, ठीक है। अब यह समझ में आया आप लोगों को कि समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल एक ले लूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो संग्रह एक समुच्चय है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। समुच्चय का मतलब ये चीज़ हो जाता है, इसको मजला कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें? मजला कोष्ठक में लिखते हैं। मजला कोष्ठक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, जानते भी आप लोग। तो ये मजला कोष्ठक में। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है, तो आप बताइए समुच्चय है कि नहीं। तो बिल्कुल है, इसलिए समुच्चय है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह जो होता है वो ए ई आई ओ यू। हमसे पूछेंगे तो हम भी यही बताएंगे, किसी दूसरे से भी पूछेगा तो वो ये भी बताएगा। मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भैया हमें बताइए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल है। क्योंकि भाई अगर पूछेंगे ना उनसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो वो तुरंत यही बताएंगे, ए ई आई ओ यू सब यही बताएंगे। तब से सब यही लोग बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ ये चीज़ बदल नहीं रहा है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि अच्छा ये जो सेट है, सेट तैयार हो गया, एक समुच्चय। और समुच्चय कैसे लिखा जाता है, तो छोटा कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक बनाना जानते हैं आप लोग, इस तरह। और यहाँ से मैं अच्छे से बना देता हूँ, इस तरह ये छोटा कोष्ठक में लिखा जाता है। छोटे कोष्ठक को ही समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अगर छोटा कोष्ठक में लिख देते हैं तो समुच्चय हो जाएगा। तो क्या समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। बस यही जो आपको चीज़ दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग समुच्चय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यही समुच्चय के अवयव हैं। मतलब ए हुआ, ई हुआ, आई हुआ, ओ हुआ, यू हुआ, ये सारे के सारे जो ये पद आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, इस संग्रह में जो आपको यह पद या वस्तु, ये मान लीजिए जो चीज़ दिखाई दे रही है,
समुच्चय को बनाने में यही समुच्चय के क्या कहलाता है, अवयव, एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, समुच्चय के ये क्या है, अवयव हैं। तो अवयव समझ में आ गया कि नहीं। तो कितना सिंपल शब्द है कि किसी चीज़ को अगर किसी भी सेट को तैयार करने में, ठीक है, समुच्चय को तैयार करने में जिस वस्तु या जिस संग्रह का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस समुच्चय बनाने में वो सारी चीज़ें क्या है, समुच्चय का अवयव कहलाएंगी। ठीक है, समुच्चय क्या कहलाएंगी, अवयव कहलाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बताए कोई दिक्कत है, हमको तो लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगा, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जैसे अब एक एग्जांपल और लेके समझ में आ जाएगा आपको कि अवयव है क्या। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आप ले लूँ, आप ही बताइएगा कि 10 से कम, अगर मैं लिख दूँ यहाँ से कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या अगर मैं लिख देता हूँ तो आप ही बताइए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि 10 से कम होना चाहिए और भी विषम प्राकृत संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्या वो क्या, जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, वो विषम संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9 तो ये जो है क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपसे पूछेंगे तो आप यही बताएंगे, अपने आप फ्रेंड से पूछेंगे, मतलब दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या बताओ तो वो लोग यही बताएंगे, इसके अलावा कोई अलग नहीं बताएगा। ये खैर की बात है कि कोई पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन जितने भी लोग पढ़ेंगे सबसे हम यही बताएंगे। ठीक है, तो इसे समुच्चय में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले छोटा कोष्टक में। ठीक है, आगे बताऊंगा कि समुच्चय कितने प्रकार से निरूपित करते हैं, लेकिन पहले तो एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इस मैंने एक सेट तैयार कर लिया। ठीक है, इस सेट तैयार करने में इस जो संग्रह बनना है, जिस पद का मैं यूज कर रहा हूँ, 1 को यूज कर रहा हूँ, 3 को यूज कर रहा हूँ, 5 को यूज कर रहा हूँ, 7 को यूज कर रहा हूँ, 9 का यूज कर रहा हूँ, यही तो चीज आपका समुच्चय का अवयव है। यही तो एक समुच्चय के क्या है, अवयव हैं, यही एलिमेंट्स है सेट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट यही है। ठीक है, तो अवयव समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सुस्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया हमने। अब आगे देखते हैं तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, चलिए नोट कीजिए कि समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से और अवयव छोटे से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से और अवयव छोटे अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए, अब मैं समझाऊं इधर कि समुच्चय, पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि समुच्चय का नाम जो होता है वो बड़े अक्षर से और अवयव छोटे अक्षर से यूज करते हैं। मतलब देखिए, जो आप ये सेट ने तैयार किया कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, तो इसे जो आपने यह सेट बनाया है, समुच्चय बनाया है, वो किसी नाम से निरूपित करते हैं। तो आप पूरा थोड़ी लिखेंगे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या तब जाके ये लिखेंगे, नहीं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का कोई ना कोई एक नाम रख देंगे, और वो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCDE तक, जो आपको समझ में आएगा वो आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटल में लिखना है। अगर मैं इसको रख दूं 10 से कम विषम प्राकृत संख्या को मान लेता हूं D, तो मैं लिखूंगा कैपिटल D बराबर, आप देखिए इसके जो अवयव होते हैं, अगर इस अवयव क्या है आपका 1, 3, 5, 7, 9, बस। तो बस ये D से हम जान जाएंगे, इस D से हम जान जाएंगे कि ये जो D है वो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जो समुच्चय होता है, समुच्चय का जो नाम मैंने, ये पूरा समुच्चय ना है, इस समुच्चय का नाम मैंने सिर्फ आपको एक अक्षर में दे दिया, कैपिटल D में। तो वही चीज़ लिखा है कि समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से और अवयव छोटे से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसी चीज़ को मुझे A और B में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इस चीज़ को, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखता है ABC, इसको D में मान लिया, इसको E, नहीं, ये गलत हो जाता। अवयव जो होते हैं वो स्मॉल में, अगर इसको ABCD के रूप में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता कि कैपिटल D बराबर, मैं मझला कोष्टक बना दूंगा, फिर ABCDE, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर यह आपका सेट तैयार हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है, आपको समझ में आ गया ना, मतलब ये चीज़ कि जो समुच्चय का नाम होता है, चाहे D से नहीं, आपका मर्जी है, E से कर लीजिए, P से कर दीजिए, यक से कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए इसका नाम समुच्चय का। और अवयव जो यूज करेंगे, अवयव का नाम स्मॉल में होना चाहिए, छोटे अक्षर में होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है,
तो समझ में आ गया ना कि समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से और अवयव छोटे से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, नोट में आप यही लिख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा, इस चीज़ को तुरंत नोट कीजिए, मैंने भूल गया लिखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यह नोट स्टूडेंट, ये है, ठीक है। चलिए आराम से लिखिए। नोट है कि समुच्चय, लिखिए हमारे साथ, समुच्चय में अवयवों, अब तो अवयव समझ में आ गया ना आप लोगों को। समुच्चय में अवयवों, ठीक है, समुच्चय में अवयवों का सजातीय होना, ठीक है। समुच्चय में अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब मैं अभी बताता हूँ। समुच्चय में अवयवों का सजातीय होना आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आवश्यक नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि समुच्चय में अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। अब बात को समझिए, मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया था कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या लिखिए, तो आपने क्या लिखा कि मझला कोष्ठक में 1, 3, 5, 7, 9 और मझला कोष्ठक बंद, यही तो आपने लिखा, बिल्कुल लिखा। तो कह रहा है वही चीज़ कि समुच्चय में अगर आप ये चीज़ लिख रहे हैं तो इसमें सजातीय होना समझ रहे हैं ना आप। सजातीय होना मतलब स्टूडेंट एक चीज़ ये होता है कि कोई एक सीक्वेंस में नहीं कि जैसे 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही, आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि आपका मन कर रहा था 3 पहले लिख लीजिए, आपका मन कर रहा था 7 पहले लिख लीजिए, आपका मन कर रहा था 9 पहले लिख लीजिए, आपका मन कर रहा था 1 पहले लिख लीजिए, आपका मन कर रहा है तो 5 को बाद में लिख लीजिए, फिर कोष्ठक बंद कर दीजिए। तो ये भी आपका सही है, वही कह रहा है कि समुच्चय में जो अवयव आप लिख रहे हैं, कोई जरूर नहीं कि सजा के लिखेंगे कि 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा। कोई नहीं, मेरा मन किया तो मैं मझला कोष्ठक लगा के पहले ही 5 को उतार दूंगा, फिर जाके आपका 1 को उतारूंगा, फिर जाके 3 उतारूंगा, फिर जाके 9 उतारूंगा, फिर जाके 7 उतारूंगा। ये भी सही है। मतलब आप किसी तरह भी लिख सकते हैं इसको, कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक छेक नहीं है। यह बात आपको याद होना चाहिए कि समुच्चय में जो अवयव का सजातीय होना आवश्यक मायने नहीं रखता है कि आप इसको एक मतलब क्रम में ही लिखें, एक सजा के ही लिखें। आप किसी तरह लिख सकते हैं, बस कोष्ठक के अंदर होना चाहिए, वो भी मझले कोष्ठक के अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है, ये इस नोट को जरूर नोट कर लीजिए कि समुच्चय में जो अवयव का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। बाकी तो आप जानते हैं कि अगर समुच्चय का अगर नाम मुझे देना होगा तो हम उसको कैपिटल लेटर का ही देंगे। जैसे मैं इसको वाई मान लेता हूँ तो यह वाई कैपिटल लेटर का होगा, वाई बराबर इतना, तो वाई क्या हो गया, ये हो गया कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या हो गया। अगर इसी चीज़ को मैं ABCD में लिखना होता तो इसमें स्मॉल में लिखता, क्योंकि अवयव स्मॉल अक्षर में लिखा जाता है और सेट का जो नाम समुच्चय का नाम लिखते हैं उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यह बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया ना। चलिए अब मैं अगला नोट्स बताता हूँ आप लोगों को। अगला पॉइंट क्या लिखना है, अगला पॉइंट यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट क्या है, यह है अगला पॉइंट क्या है कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ई नहीं है, आपको ऐसे बनाना है, एक ऐसे बना देना है, इसको इस तरह, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। याद कर लीजिए, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये यूनानी प्रतीक है, मतलब यूनानी एक चिन्ह है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक जैसे बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। अब ये को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका मतलब ये चीज़ होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि जैसे आपको एग्जाम्पल वही था कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, उसी एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या को हम लोग क्या लिखते थे, मझला कोष्ठक में 1, 3, 5, 7, 9 यही लिखते थे ना, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, इस चीज़ ये परिभाषा आपको ये बोल रहा था कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक मतलब बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। मतलब क्या चीज़ है कि मैं जैसे ये आपका ये सेट तैयार है, आपका क्या है समुच्चय, इस समुच्चय का मैं नाम ले देता हूँ कैपिटल ए, ठीक है। मतलब इस समुच्चय क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या हो गया, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। इस समुच्चय का मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए। अब इसे लिखना पड़ेगा, तो देखिए
इस समुच्चय में 1 भी उपस्थित है, 3 भी उपस्थित है, 5 भी उपस्थित है, 7 भी उपस्थित है, 9 भी उपस्थित है। इसी उपस्थिति को दर्शाने के लिए कुछ तरीका होता है लिखने का। अब कैसे लिखने का तरीका होता है ये देखिए। अगर मुझे 1 को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है कि ए जो है, मतलब 1 जो है वो समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है। आप देखिए 3 तरीके से नाम ले सकते हैं, 3 तरीके से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 3 तरीके से नाम आप ले सकते हैं स्टूडेंट। अब कौन कौन से तरीके से नाम ले सकते हैं तो देखिए, बात को ध्यान में समझिए। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कि मैंने क्या बोला था कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है, अवयव है, सदस्य है, में है। ठीक है, तो वहाँ पे बिलोंग्स टू का प्रयोग करते थे। इसका मतलब अभी समझ में आ जा रहा है, टेंशन ना लीजिए। देखिए, तो इसे मैं 3 तरीके से कह सकता हूँ। किस तरीके से? 3 तरीके से। कैसे कैसे? मैं कह दूंगा 1 जो है वो ए का अवयव है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही है, अवयव है। ठीक है, समझिए बस ध्यान से। मैं क्या बोलूँगा इसको, 1 जो है वो ए का अवयव है। चाहे मैं इसी को ऐसे बोल सकता हूँ, 1 जो है ए का सदस्य है, सदस्य है भी बोल सकता हूँ। ठीक है, सदस्य है। 1 जो है वो ए का क्या है, सदस्य है। चाहे मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ, जो 1 है वो ए में है, किसमें, में है, में है। तो 3 तरीका होता है, चाहे अवयव बोल सकते हैं, चाहे सदस्य बोल सकते हैं, चाहे में बोल सकते हैं। 1 जो है ए का अवयव है, 1 जो है ए का सदस्य है, 1 जो है ए में है। ठीक है, इसी तरह अगर 3 लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब 3 अवयव है ए का, चाहे मैं कह दूंगा 3 सदस्य है ए का, चाहे मैं कह दूंगा 3 ए में है, 3 ए में है। ठीक है, इसी तरह मैं 5 को लिख दूंगा, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि क्या बताया है, इसका मतलब बिलोंग्स टू क्या लिख रहे हैं हम, ये मालूम बता पा रहे हैं कि ये चीज़ जो 1 3 5 7 9 है वो समुच्चय ए में जो ये जो अवयव हैं वो उपस्थित हैं, मतलब प्रेजेंट हैं। इसी को दर्शाने के लिए इस तरह प्रयोग करते हैं। अगर किसी अवयव को किसी समुच्चय में दर्शाना है कि यह जो अवयव है इस समुच्चय में उपस्थित है, तो सेम इस प्रकार से लिखते हैं, बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 3 उपस्थित है ना समुच्चय ए में, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 बिलोंग्स टू ए। मतलब कि 3 अवयव है ए का, चाहे 3 सदस्य है ए का, चाहे 3 ए में है। समझ में आया? इसी तरह मैंने 5 लिख लिया, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए और 9 बिलोंग्स टू ए। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, कि कैसे भी किसी अवयव को किसी समुच्चय में उपस्थित होने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब यह हो गया, तो एक चीज़ और आता है कि समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक, इसे क्या बोलते हैं, यूनानी प्रतीक जो ये प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, इस वहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं। सिर्फ अवयव ऐसे बना देना है और उसको एक चीज़ से तिरछी पाई से कटअप कर देना है, यह बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह। उस ये क्या होता है कि मैं किसी चीज़ को ये दिखाऊंगा कि अच्छा ये जो वर्ड है वो इस समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है, अब कैसे मैं बताता हूँ। अगर मैं आप यही चीज़ आपका है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो क्या होता है, 1 3 5 7 9 होता है। अगर मैं कह दूँ कि चलिए 12 बताओ, क्या 12 इस ए का अवयव है? मैं कह दूं कि यह 12 इस ए का जो ए समुच्चय है उसका अवयव है, तो नहीं है, यह अवयव नहीं है, यह सदस्य नहीं है, यह इसमें नहीं है। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, उपस्थित था तो मैं ऐसे डिनोट कर रहा था। अब ये जो 12 है वो इस सेट में अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उसे कैसे मैं यूज करूंगा, तो ऐसे। कैसे? ऐसे मैं क्या लिखूंगा, जो 12 है
मैं क्या लिखूंगा, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखूंगा कि जो 12 है वह अवयव नहीं है। क्या लिखूंगा यहाँ पे, अवयव नहीं है, ठीक है। चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। चाहे मैं इसको लिख दूंगा, में नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं इसको 2-3 तरीके से बोल सकता हूँ। जो 12 है वो अवयव नहीं है ए का, जो 12 है अवयव मतलब जो 12 है वो सदस्य नहीं है ए का, चाहे 12 ए में नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, इसको तो चिन्ह ऐसे होता है ना, तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको कि 12 डज नॉट टू, ठीक है, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं आपको ये लिख देता, चलो बताओ 15, क्या 15 इस संग्रह में, इस सेट में, क्या जो 15 ये अवयव है क्या इस सेट में उपस्थित है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अनुपस्थित है, 15 कहाँ इस सेट में उपस्थित नहीं है। तो कैसे लिखोगे, तो ऐसे 15 डज नॉट बिलोंग्स टू, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 15 अवयव नहीं है ए का, 15 सदस्य नहीं है ए का, 15 ए में नहीं है। तो अगर कोई चीज़ उपस्थित है उस अवयव में, ठीक है, और मतलब उस सेट में कोई अवयव उस सेट में मतलब समुच्चय में उपस्थित है, इसको तो मैं इस तरह दर्शाते हैं, किससे, बिलोंग्स टू यूज करके। और कोई चीज़ नहीं उपस्थित है उस सेट में तो मैं उसे कैसे, डज नॉट बिलोंग्स टू से यूज करते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उपस्थित रहेगा तो इस तरह दर्शा देंगे, अनुपस्थित रहेगा तो इस तरह। तो वही चीज़ तो मैं लिखा हूँ, तो नोट बना के आपको लिख देना है। तो एक बार पढ़ के और सुना देता हूँ। ऐसा ही पॉइंट है, नोट बता रहा हूँ, ठीक है, समझ तो आ गया उधर रफ कार्य में। नोट में आपको बुक में ऐसे लिखना है, और जो फेर बनाएंगे आप कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक कौन सा यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। और उसमें यह था कि अवयव हैं, सदस्य हैं, में हैं, तो वहाँ पे बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट कि समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक किसका यूज, डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो चिन्ह का नाम याद होना चाहिए। तो ये बताइए यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुच्चय का निरूपण। वो था समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है समुच्चय का निरूपण। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय का निरूपण। जो समुच्चय, उस समुच्चय को कैसे किन किन विधि द्वारा हम क्या निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए बस सिंपल है कि समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की कितने विधियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मात्र 2 विधि है, ठीक है। कौन कौन? तब पहला विधि है कि तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। मतलब कि तालिका विधि, सूची विधि और रोस्टर विधि एक ही होती है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इसको तालिका विधि भी आप कह सकते हैं, सूची विधि भी कह सकते हैं, रोस्टर विधि। तो मतलब कि किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला वो तरीका है कि तालिका विधि द्वारा लिख सकते हैं, तो उसी को हम सूची विधि बोलते हैं, उसी को रोस्टर विधि, उस विधि से लिख सकते हैं। और दूसरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि को ही हम समुच्चय निर्माण विधि कह सकते हैं। मतलब कि किसी भी समुच्चय को अगर लिखना होगा तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका आपने यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। अब बारीकी से हम लोग सीखेंगे कि वो चीज़ तरीका क्या है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि से हम किसी समुच्चय को कैसे लिखते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड मतलब क्या होता है, तालिका विधि। फिर लिस्टिंग मेथड, जिसे हम लोग सूची लिस्ट बना के सूची विधि जिसे कहते हैं। फिर रोस्टर मेथड मतलब रोस्टर विधि द्वारा, ठीक है, इंग्लिश में नाम है इसका। तो अब देखिए यह क्या विधि है, ठीक है। इस विधि कहना क्या चाहती है, किसी भी हम समुच्चय को इस विधि से हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये बात है। तो किसी भी समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो देखिए इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका रूल ये है कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को कोष्टक मतलब महिला कोष्टक के भीतर लिखकर समुच्चय का निर्माण करते हैं, और एक अवयव को दूसरे से अलग करने के लिए अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो विधि, बहुत ही सरल विधि। कोई अवयव लिखना होगा तो उसको महिला कोष्टक में लिख लीजिए, और एक अवयव दूसरे अवयव को अलग करने के लिए अर्ध विराम मतलब कॉमा का चिन्ह लगा दीजिए, बस
हो गया। इसी को तो हम बोलते हैं कौन सी विधि, तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि बोलते हैं। कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत सिंपल ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझा दूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ कि संख्या, क्या लिख दूँ कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आपसे कि आप बताइए कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड ये आपका सेट है कि नहीं, समुच्चय कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल समुच्चय है। अरे आपसे कोई पूछेगा कि 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 12 के एलसीएम लेंगे, तो 2 छक्के 12, 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसी को, ये क्या है आपका, इस जो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3, लेकिन इसे मुझे लिखना है समुच्चय में। तो समुच्चय हम 2 प्रकार से लिखते हैं। तो पहला प्रकार ये हम पढ़ रहे हैं का, तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। और इस विधि से, ये विधि क्या कहता है, किस प्रकार लिखने के लिए बोलता है, तो ये विधि ये बोलता है कि अगर किसी को तुम्हें समुच्चय लिखना है इस विधि द्वारा, तो उसे क्या करना कि 2-3 जो ये अवयव हैं इसे मंजिला कोष्ठक में घेर दो। किसमें, मंजिला कोष्ठक में क्या करो, घेर दो। मैंने घेर दिया। और एक अवयव दूसरे अवयव से अलग करने के लिए यहाँ पे कामा का यूज कर दो। बस ये विधि, बस इसी तरह लिख देंगे तो ये पहला विधि हो गया आपका। तालिका विधि से बोलते हैं, इसे सूची विधि बोलते हैं, इसे रोस्टर विधि बोलते हैं। बस खत्म। अब 2 ये 3 ये क्या हो जाएगा, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और इस समुच्चय का अगर नाम देना होगा तो कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इस समुच्चय का नाम कैपिटल एक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एक्स दे दीजिए, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स आपका समुच्चय का नाम हो गया, या इसके अवयव हो गए, तो मतलब इस प्रकार लिखेगा। तो विधि आपको समझ में आ गया ना। तो इस विधि से अगर किसी भी एग्जाम्पल को आपको लिखना होगा तो आप अवयव लिख दें, उसे मंजिला कोष्ठक में घेर दें, और एक अवयव को दूसरे को अलग करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह मतलब कामा का चिन्ह लगा दें। बस बात हो जाएगा आपका समाप्त। आइए हो जाएगा आपका क्लियर अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा ना तालिका विधि अथवा सूची विधि। तो इसमें तालिका विधि और सूची विधि में कुछ रूल हैं, 1-2। तो ये तो पहला रूल हो गया कि किस प्रकार लिखते हैं कि किसी भी अवयव को हम लोग क्या मंजिला कोष्ठक से घेर देते हैं और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का यूज कर देते हैं। और दूसरा रूल इसमें क्या होता है उसको नोट कीजिए। और दूसरा रूल स्टूडेंट क्या कहता है, ठीक है, कहता है दूसरा रूल यह कि अवयवों, यहाँ लिख देता हूँ, मैं भूल गया हूँ, लिख देता हूँ, आप लोग लिखिए। दूसरा रूल उसी में दूसरा रूल कहता है कि अवयवों की सूची में, किसमें, अवयवों की, किसमें स्टूडेंट, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव, किसी भी अवयव, किसी भी अवयवों की पुनरावृत्ति, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब पुनरावृत्ति मतलब कि किसी भी जो आप अवयव की जो सूची होती है उसमें किसी भी अवयव को आप रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट नहीं करने का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपका उसी विधि है जो तालिका विधि, सूची विधि अथवा रोस्टर विधि आप पढ़ रहे हैं, उसी विधि में ये कंडीशन कहता है। मतलब क्या कि आपने मैं क्या पूछा था अभी आपसे, मैं तो यही तो पूछा था कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, यही ना पूछा था आपसे कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले थे, ऐसे ही तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो ये नहीं कि जैसे यहाँ 2 बार आ गया है तो आप ऐसे लिखेंगे 2,2,3 मंजिला कोष्ठक में इसको हम घेर देते हैं। यही हो गया आपका, मतलब इस विधि से हमने लिख दिया, मतलब तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये अवयव, ये आपका समुच्चय तैयार हो गया। तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। गलत इसलिए हो रहा है क्या कि अवयव की जो सूची है, जो अवयव की सूची है, इसमें किसी भी अवयव को हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि 2 आ गया तो फिर 2 आ गया तो उसको 2 बार लिखूँ, नहीं, पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता है। ये चाहे 2-5 बार क्यों ना आए, उसे मैं 1 ही बार लिखूंगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ 2 बार आया तो सिर्फ 1 बार लिखूंगा, 2,3 मंजिला कोष्ठक में यह हो गया पैक, बिल्कुल यह हो गया सही, ठीक है। तो अवयवों की सूची में क्या करना है, किसी भी अवयव को पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 5 को क्यों नहीं, 2 आ जाए, मुझे उसको 1 ही लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा रूल कहता है। दूसरा रूल समझ में आ गया ना। ये नहीं कि 2,2,3 ऐसे उतार दूँ, नहीं नहीं, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, मतलब कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रूल समझ में आ गया। चलिए, तो ये रूल आपका क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है इसका। तीसरा रूल इसका यह कहता है कि अवयवों को तीसरा रूल यह कहता है कि अवयवों को किसी भी क्रम में, अवयवों को
किसी भी क्रम में, ठीक है, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, ठीक है। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब इसका क्या मतलब है कि अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, तो मतलब मैं बताया हूँ ना कि जो अभी में हम लोग लिखे हैं कि संख्या 12 के बाद गुणनखंड क्या लिखे थे, तो मझला कोष्टक में हमने लिखा था 2, 3 ये लिखा था। तो इस तरह भी सही है। और कह रहा है कि अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। क्रम का मतलब कि मैं चाहूँगा तो पहले 3 लिख सकता हूँ, बाद में 2 लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 3 नियम होते हैं आपकी, किसके? तालिका विधि अथवा सूची विधि या रोस्टर विधि के 3 नियम होते हैं। क्या कि किसी भी अगर समुच्चय को इस विधि द्वारा लिखना है तो पहले उसको, अगर समुच्चय उसको बनाना है तब मझला कोष्टक में पैक कर दीजिए और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का यूज कर दीजिए। पहला विधि हो गया। दूसरा विधि इसका ये कहता है कि अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये शब्द बार बार नहीं आना चाहिए। तीसरा नियम इसका ये कहता है कि अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला जो विधि वह समाप्त होता हुआ अच्छी तरीके से, तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। किसी भी इसको लिखना होगा, कोई भी दुनिया का कोई भी अगर समुच्चय लिखना होगा इस विधि द्वारा, तो आप मात्र बस इसको छोटे मझले ब्रैकेट में इसको क्या कर देना, आपको घेर देना है और एक अवयव दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का यूज कर देना। बस इस विधि यही है और कुछ नहीं है। बहुत कितना सिंपल है विधि है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए अब हम दूसरी विधि पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब दूसरा इसका हम लोग निरूपण पढ़ लेते हैं। तो दूसरा कौन सी विधि है? तो दूसरा विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुण विधि को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, समुच्चय निर्माण को कहते हैं बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो ये दोनों विधि एक ही होती है, ठीक है, दोनों का नाम सेम है। अब इस विधि से हम लोग किसी समुच्चय को कैसे बनाते हैं, लिखते हैं, वो नियम जानते हैं। तो देखिए उसका नियम यह है कि इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुण धर्म हो, तो मझले कोष्टकों में उस गुण धर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि इस विधि में मझले कोष्टकों में अवयवों को लिए यक्ष या कोई संकेत लिखकर उनका गुण धर्म लिखा जाता है। तो ये थोड़ा कुछ अलग है। पहले आप लोग, पहले यहाँ रख देता हूँ, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो परिभाषा है उसका, पहले नोट कर लीजिए, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी एग्जाम्पल देके तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में पहले वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो आप समझते आए हैं कि 10 क्या एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल में उसी एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि क्लियर हो सके। क्या था? 10, ठीक है, 10 से कम। ये तो था कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल में दे देता हूँ, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। तो देखिए इस एग्जाम्पल को अगर ये आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, इसको आप समुच्चय लिखिए, वो भी किस नियम से? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। तो ये इस नियम से हम लोग इसे कैसे लिखेंगे समुच्चय में बनाकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये होता है कि इस विधि में मझले कोष्टकों में अवयव के लिए यक्ष या कोई संकेत लेकर उनको गुण धर्म लिखा जाता है। मतलब कि इसके जो अवयव होंगे, ठीक है, अवयव तो आप जान ही रहे हैं कि कौन कौन अवयव होंगे इसके, ठीक है। तो अवयव देखिए, अवयव इसके क्या थे? 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9। अब यहाँ पे यह काम नहीं आएगा। इसी अवयव को कोई हम वैल्यू मान सकते हैं, या तो यक्ष मान लीजिए, चाहे ए से लेकर जेड तो कोई मान सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसको मैंने क्या मान लिया? यक्ष मान लिया। मैंने इसको क्या मान लिया? यक्ष। वैसे तो ज़्यादातर यक्ष ही माना जाता है बुक में, तो यक्ष मान सकते हैं, नहीं तो कोई भी मांगेंगे तो गलत नहीं कहलाएगा। तो इस अवयव को अब हम क्या कोई चीज़ मान लेंगे? यक्ष मान लेंगे, ठीक है। अब इस यक्ष संकेत मैंने मान लिया कि इस अवयव को मैंने क्या मान लिया? यक्ष मान लिया। तो अगर इसको लिखना होगा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कौन सा कोष्टक बनाएंगे? मझला कोष्टक बनाएंगे। मझला कोष्टक बनाने के बाद जो ये यक्ष, इसको यक्ष लिखेंगे। इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? सच दैट। क्या होता है? सच दैट स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट, लिख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे मझले कोष्टक में कि यक्ष सच दैट यक्ष कामा, बस अब आपको क्या कर देना है कि उसी गुण धर्म को उतार देना है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, बस अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको नोट कर देना है स्टूडेंट, ठीक है, कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। देखिए इसको मैंने यक्ष मान लिया, उसके अवयव को तो मझले कोष्टक में लिखा यक्ष,
फिर सच दैट यक्स कामा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। बस यह काम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कोई ले लेता हूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही ले लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा इसके, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है इस विधि से। तो मैं क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही ना होता है। तो इसको मैं क्या मान लूँगा, यक्स मान लूँगा, इसको क्या मान लूँगा, यक्स। और इस विधि से इसको कैसे लिखूँगा, मजला कोष्टक यक्स सच दैट यक्स कामा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। बस अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, मतलब उस गुणधर्म को उतार दूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, फिर मजला कोष्टक से घेर दूंगा, यहाँ पे भी मजला कोष्टक रहेगा। ठीक है, मजला कोष्टक से घेर दूंगा। अब यह आपका ये समुच्चय तैयार हो गया। किस विधि द्वारा, तो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा ऐसे लिखते हैं। तो बस सिंपल है और कुछ ज़्यादा भारी भरकम वाली चीज़ें नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल यह है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। दो विधि होती हैं इसके, तालिका विधि अथवा सूची विधि, उसे रोस्टर विधि भी कहते हैं। और दूसरा विधि यह गुण विधि या समुच्चय। तो वो विधि कितना आसान था, उसको उस विधि से लिखना होता तो सिर्फ इसे मजला कोष्टक में लिख देता और यहाँ पे कामा तो लगा ही है, बस काम बन जाता। ठीक है, और इस विधि से लिखना है तो मुझे उस अवयव को कोई वैल्यू मानना पड़ेगा। जैसे यक्स मैंने मान लिया, फिर मैं लिखूंगा मजले कोष्टक में यक्स, फिर सच दैट यक्स कामा, फिर वो चीज़ जो रहेगा स्टेटमेंट, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर उतार देंगे। ठीक है, इसे भी और शॉर्ट किया जा सकता है, आगे मैं चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना समुच्चय का निरूपण। यहाँ पे जो है समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। तो दोनों प्रकार आपको समझ में आ गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं कि समुच्चय का निरूपण तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी तक मैंने बेसिक ये चीज़ें, बेसिक बहुत क्लियर करने थे। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज के उदाहरण देखेंगे, तब जाके क्वेश्चन करेंगे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इस चैप्टर को मतलब ऐसा पढ़ लेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको नोट्स बनाते चलना है साथ ही साथ। ठीक है, तो ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।